2 मई 2018 के शाम जयपुर में एक पिता अपने बेटे की, पत्नी अपने पति की और एक बेटा अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है। करीब आधी रात गुजर जाती है, लेकिन वो इंसान घर नहीं लौटता है। पूरा घर परेशान हो जाता है ये सोचकर कि आखिर वो कहाँ है, घर क्यों नहीं लौटा। तभी एक कॉल आती है, पापा पापा आप इन्हें पैसे दे दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। घर का काबिल और जिम्मेदार लड़का किडनैप हो गया था। बुजुर्ग पिता के पास पैसे नहीं थे और पत्नी ये सोचकर परेशान थी कि आखिर कोई उसके पति को किडनैप ही क्यों करेगा। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको अभी आगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको कनेक्ट करूंगा उस किडनैपिंग और कत्ल की कहानी से जिसे टिंडर नाम के एक डेटिंग ऐप के जरिए अंजाम दिया गया। क्या है पूरी कहानी, आइए शुरू करते हैं। कहानी आज से 5 साल पहले 2018 की है। जयपुर के एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली की। एक दुष्यंत कुमार नाम का इंसान होता है जो अपने बीवी, बच्चा और अपने पिता के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता है जयपुर में। दुष्यंत शर्मा जो होता है वो एक माइनिंग कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। उसका रोज का डेली रूटीन यही था कि ऑफिस जाना और वापस घर आना। लेकिन उसके इस डेली रूटीन वाले ज़िंदगी में नाजायज़ रिश्ते का सेंध लग जाता है। दरअसल इस बदलते दुनिया में जो दुष्यंत शर्मा होता है उसे ऑनलाइन डेटिंग का चस्का लग जाता है। वो टिंडर नाम के डेटिंग ऐप पर नए नए लड़कियों से दोस्ती करने लगता है, वो भी तब जब घर में उसकी एक बीवी भी थी और बच्चा भी था। और ऊपर से ये सब कुछ वो करता है एक झूठ के साथ कि वो दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन विवान कोहली है, जबकि वो जयपुर के एक माइनिंग कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय था। इस एक झूठ के साथ दुष्यंत 2 लड़कियों को धोखा दे रहा था, एक तो अपनी बीवी को और दूसरा उस टिंडर वाली लड़की से, जिससे वो खूब मिलजुल रहा था, डेट कर रहा था और वो कितना अमीर है वो बात उसको बताता रहता था। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है और उनकी जो ये फरवरी की दोस्ती होती है वो मई तक जा पहुंचती है। अब जो विवान के भेष में छुपा हुआ दुष्यंत होता है उसको इंतज़ार होता है कि वो अब कैसे भी उस लड़की के फ्लैट तक पहुँचे। ऐसे ही एक दिन दुष्यंत अपने घर से ये कहते हुए निकलता है कि उसके कंपनी का जो एक ट्रक है वो कहीं पकड़ा गया है। उसी सिलसिले में वो बाहर जा रहा है और जल्द ही घर पर वापस लौट आएगा। 2 मई 2018 को करीब 7 बजे दुष्यंत अपने घर से निकलता है गाड़ी के साथ और ये कहते हुए कि वो जल्दी लौट आएगा, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, वो घर नहीं लौटता है। ऐसे में उसके पिता को अपने बेटे की चिंता होती है, तो वो कॉल करते हैं। तो दुष्यंत कहता है, वही बात कहता है कि मैं अपने ट्रक के सिलसिले में बिजी हूँ काम में, मैं करता हूँ बाद में। घर वाले को समझ नहीं आता है कि अचानक से ऐसा क्या काम उसको आ गया ये ट्रक व्रक का। खैर वो इंतज़ार करने लगते हैं और काफ़ी देर हो जाता है, फिर भी दुष्यंत घर नहीं लौटता है और ना ही तो कोई कॉल करता है। ऐसे में दुष्यंत के जो पिता होते हैं वो दोबारा से दुष्यंत को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। सबकी परेशानी बढ़ जाती है। वो सब घर पे बैठे हैं, दुष्यंत के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस बीच बीवी की भी परेशानी बढ़ती है, तो वो अपने पति को कॉल करती है। कॉल पर पति कहता है कि तुम जल्दी से 8-10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डालो, कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है। इतना कहते हुए कॉल कट जाता है। अब यहाँ पर किसी को ये समझ नहीं आता है कि अचानक से दुष्यंत को 8-10 लाख रुपए की ज़रूरत कैसे पड़ गई। ऊपर से उनकी परेशानी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि घर में इतना पैसा था नहीं और इसी चीज़ में लगभग वो रात गुजर जाती है। और अब जो दिन था वो 3 मई का दिन होता है। सभी को इंतज़ार होता है कि दुष्यंत का कॉल आएगा और इस बार जो कॉल आता है उससे उन लोगों की दुनिया हिल जाती है, क्योंकि कॉल पर दुष्यंत कहता है अपने पिता से कि पापा आप जल्दी से मेरे अकाउंट में 8-10 लाख रुपए डाल दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। दुष्यंत ने इतना कहा ही था कि अचानक से कॉल पर किसी लड़की की आवाज़ आने लगती है। वो लड़की दुष्यंत को पिता को भद्दी भद्दी गालियाँ देती है और उसके बाद कहती है कि अगर अपना बेटा तुम सही सलामत चाहते हो तो इतना पैसा मेरे अकाउंट में डालो, यानी कि दुष्यंत के अकाउंट में। अब वो अकाउंट इतना बड़ा होता है कि उन लोगों के लिए वो दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है।
पिता जो होता है दुष्यंत का, वो एकदम लाचार हो जाता है और उनके सामने कहता है कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, 3 लाख रुपए हैं, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन लड़की उसकी एक बात नहीं सुनती है और 20 मिनट का अल्टीमेटम देते हुए कॉल कट कर देती है। इधर पिता भी परेशान हो जाता है, उसकी बीवी भी परेशान हो जाती है कि आखिर उसका पति किडनैप कैसे हो गया। खैर उनके पास अभी एक ही ऑप्शन था कि पैसे दे दे, तो जो भी पैसे होते हैं वो 3 लाख रुपए उसका जो दुष्यंत के पिता होते हैं वो अपने बेटे के अकाउंट में डाल देते हैं और उसका जो रिसिप्ट होता है वो भी अपने बेटे के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं। लेकिन उधर से ना कोई मैसेज आता है और ना ही कोई कॉल। एक कॉल आती है शाम को, लेकिन वो पुलिस के तरफ से आती है और ये सभी भागे भागे अस्पताल में पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस इन लोगों को एक लाश के सामने खड़ा कर देते हैं। चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दुष्यंत की पिता की निगाहें जो होती है उस लाश के हाथ पर जाता है तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि लाश के हाथों में जो उंगलियां होती है उनमें वही अंगूठी थी जो दुष्यंत पहना करता था। एक पल में उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, बर्बाद हो जाती है और उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर दुष्यंत की जान किसने ली और क्यों ली, आखिर किसकी उससे ऐसी दुश्मनी रही होगी। आगे चलकर यही कुछ सवाल जो है वो पुलिस के सामने भी आता है कि आखिर ये माजरा क्या है। कोई इस मामूली से माइनिंग कंपनी में जो मैनेजर था उसकी हत्या क्यों करेगा। खैर पुलिस के सामने अभी इस पूरे मामले में एक ही क्लू था, वो था कि दुष्यंत का मोबाइल, क्योंकि उससे ही बार बार कॉल आ रहा था, तो पुलिस उसके पीछे ही लग जाती है, खूब ट्रैक करती है उसे, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है और अंत में जाकर उन्हें जयपुर के रेलवे स्टेशन के बाद उस मोबाइल का लोकेशन मिलता है। वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वही ऑल्टो कार दिखता है जिससे दुष्यंत अपने घर से निकला हुआ था। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कार का नंबर बदला हुआ है। तो एक पल को उन्हें ये लगता है कि शायद मॉडल वही होगा, कलर वही होगा, लेकिन ये कार दूसरी है। लेकिन उस कार के पास से ही वो लोकेशन भी ट्रैक हो रहा था जिसके पीछे पुलिस थी। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि माजरा कुछ तो है, तो वो कार में बैठे हुए सभी लोगों को बाहर निकलने को कहते हैं, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। जब उनसे सवाल जवाब का दौर चलता है, पूछताछ, तो पुलिस का जो शक होता है उन पे वो बढ़ता है, क्योंकि वो कुछ सही जवाब दे नहीं रहे थे। ऐसे में पुलिस उनको पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और तबीयत से उनसे पूछताछ होती है दुष्यंत कुमार के सारे मामले को सामने रखते हुए, जिसके बाद वो आगे जाके कबूल लेते हैं कि वही इन सभी चीज़ों के पीछे है और उनमें जो लड़की होती है वही इस पूरे मामले में लीडर होती है। और ये लड़की वही लड़की होती है जिससे दुष्यंत कुमार टिंडर पे झूठ बोलकर डेट कर रहा होता है कि वो एक अमीर आदमी है, दिल्ली का बिजनेसमैन, और उस वजह से ही वो लड़की उससे प्यार कर बैठती है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने मामला एक हद तक साफ हो जाता है कि शायद लड़के ने झूठ बोलकर टिंडर पर लड़की को डेट किया था, इस वजह से लड़की ने उसे मार दिया। लेकिन आगे जो सच्चाई पता चलती है उससे पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है। होता ये है कि अब तक तो बस सबको ये पता होता है कि जो दुष्यंत है वो झूठ बोलकर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, लेकिन असल में सच्चाई ये होती है कि खुद जो दुष्यंत शर्मा होता है वही उस लड़की के हनी ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल बात यहाँ ये होती है कि जो ये प्रिया सेठ होती है ये पुरानी जालसाज थी जो अमीर लड़कों को फंसाकर पैसे ऐंठने का काम करती थी। वो बतौर एस्कॉर्ट भी काम करती थी, जहाँ वो लोगों के रातें रंगीन करने के नाम पर उनसे पैसे लेती थी और पैसे मिलने के बाद रफू चक्कर हो जाती थी और मामला ऐसा होता था कि कोई रिपोर्ट भी नहीं करता था। आगे चलकर इस प्रिया सेठ के ऊपर काफ़ी कर्जा हो जाता है और उस कर्जे से बचने के लिए ही वो जयपुर भाग आती है, वहाँ पर रहने लगती है और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि अमीर लड़के को फंसाया जाए, किसी अमीर लड़के को, और उससे पैसे ऐंठे जाए। ऐसे में उन्हें टिंडर पर मिलता है विवान कोहली, दिल्ली का एक अमीर व्यापारी, लेकिन असल में वो कोई और नहीं बल्कि वो साधारण सा जो दुष्यंत शर्मा होता है वो होता है विवान कोहली, जो झूठ बोलता है। लेकिन प्रिया सेठ को इस बात की खबर होती नहीं है। उसे तो यही लगता है कि बकरा हमें मिल गया है और वो उससे झूठे प्यार का दिखावा करती है विवान कोहली से और उसे डेट करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के झूठ से अनजान होते हैं। डेटिंग चलता रहता है और फिर वो वक्त आता है जब प्रिया सेठ जो होती है वो विवान कोहली को, जो दुष्यंत होता है, उसे अपने फ्लैट पर लेकर आती है
और ये वही शाम होता है जब दुष्यंत अपने घर वालों को ये कहकर बाहर निकलता है कि उसका ट्रक कहीं पकड़ा गया है। और यहाँ पर जो ये दुष्यंत होता है वो तो प्रिया सेठ के फ्लैट पे जा रहा होता है अपने उस अरमान को लेकर जिसका वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। फ्लैट में वो घुसा ही था कि तभी दो आदमी सामने से आते हैं और उसके मुंह पे जो होता है एक तरह से सिर को पॉली बैग से ढककर उसे अपने काबू में ले लेते हैं। यहाँ पर दुष्यंत को पहले ये लगता है कि उसके घर में घुसपैठिया घुस आया है प्रिया सेठ के घर में, लेकिन असल में वो दोनों प्रिया सेठ के ही दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया। ये दोनों दुष्यंत को अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर उसका पर्स निकालते हैं और पर्स जब निकालते हैं तो उनकी नज़र जाती है आईडी कार्ड पर। आईडी कार्ड पर लिखा होता है दुष्यंत शर्मा। अब यहाँ पे उनका दिमाग घूम जाता है क्योंकि उन्होंने तो कब्जे में लिया था विवान कोहली को और यहाँ पे आईडी कार्ड पर लिखा होता है दुष्यंत शर्मा। अब इन्हें ये समझ नहीं आता है कि फ़ोटो भी वही है और अब तक ये पहले तक ये विवान कोहली था, अब दुष्यंत शर्मा कैसे हो गया। प्रिया सेठ की भी दिमाग जो होता है एक तरह से घूम जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर जब वो पूछती है दुष्यंत से और दुष्यंत भी समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कोई दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन नहीं है बल्कि वो साधारण सा एक माइनिंग कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो झूठ बोल रहा था कि वो कोई अमीर व्यापारी है ताकि उसके साथ उसका चक्कर चल सके। अब यहाँ पे ये सच्चाई जान के तो प्रिया सेठ का दिमाग घूम जाता है, एकदम से वो पागल हो जाती है क्योंकि उसका जो महीनों का मेहनत था वो यहाँ बर्बाद हो रहा था। अब वो उससे कहती है कि भाई पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे नहीं तो तुम्हारी जान जाएगी। अब विवान कोहली बनकर तुम आए हो तो पैसे तुम ही दोगे। और उसके बाद वही होता है जो कहानी मैंने आपको पहले सुनाया कि उसके घर पे कॉल जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, फिर दुष्यंत की लाश मिलती है, फिर पुलिस इन्हें स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर बाद में जब एक इंटरव्यू में प्रिया सेठ से पूछा जाता है, एक फीमेल एक्टिविस्ट होती है वो उनसे पूछती है कि उसने पैसे मिलने के बाद भी दुष्यंत कुमार को आखिर क्यों मारा, जिस पर प्रिया सेठ किसी साइकोपैथ की तरह जवाब देती है कि मैंने पैसे मिलने का इंतज़ार ही नहीं किया, गुस्सा इतना था कि मैंने उसे पहले ही मार दिया। और इस काम में उसके दो साथी ने उसकी मदद की, लेकिन उनके जो दो साथी थे दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि वो दुष्यंत कुमार को मार देगी। उनके नज़र में बस इतनी सी बात होने वाली थी कि उसे पकड़ा जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पैसा मांगा जाएगा और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। खैर इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, गवाहों को बुलाया जाता है और इन लोगों को सज़ा मिलती है। अभी 5 साल बाद पिछले महीने ही इन तीनों को यानी कि 28 साल के प्रिया सेठ और उसके दो जो साथी होते हैं दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया, इन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। और उसके बाद से ही ये मामला 5 साल बाद फिर से उठा, हाइप में आया। तो मैंने सोचा कि इस इंटरेस्टिंग केस को आपको भी बताऊं और ये जानना काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि टिंडर जैसे डेटिंग ऐप को जिसको धड़ल्ले से आज के नौजवान यूज़ करते हैं और डेट करते हैं एक दूसरे को, एक तरह से अनजान आदमियों को डेट करते हैं, फिर चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, और ऐसे क्राइम हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ही मैंने आज ये कहानी क्राइम कनेक्ट पर आप सभी को सुनाया। उम्मीद है कि आप सबों को ये कहानी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पे मैं हर रोज़ नई कहानी के साथ आता हूँ जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसे ही क्राइम है जो आप लोगों के आसपास घटता है और इससे सावधान रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नए सफ़र में मैं मिलूँगा, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।